सुकीजा, आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी के खास जाने मानी हस्तियां हैं उनको आज आमंत्रित किया गया है। उनमें से मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से करनाल लोकसभा जातीय संपर्क प्रमुख श्री अशोक सुकीजा जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं। अशोक जी, आपका यहाँ पधारने में बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक सुकीजा जी के साथ हमारी करनाल मार्केट कमेटी से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्री जयपाल शर्मा जी, जो चेयरमैन हैं, वो भी आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर जो आम चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हैं और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है मैदान में। केवल मात्र रोहतक और हिसार सीट रह गई है जहां से उम्मीदवारों को उतारा जाना है। और मैं आपको इस विषय में तो हम जानकारी लेंगे अपने अतिथियों से, लेकिन इसमें खास तौर पर मैं जो चर्चा करने जाने वाला हूं, इन नेताओं को यहाँ बुलाने का जो मुख्य कारण है वो ये भी है क्योंकि इनकी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अहम भूमिका है और इनके पास ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां रही हैं जिसमें खासतौर पर जो अशोक सुकीजा जी हैं उन पर खासतौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही। मुख्यमंत्री जी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते हैं और शहर की डेवलपमेंट्स, जो करनाल विधानसभा क्षेत्र की जो डेवलपमेंट्स है उसकी रूपरेखा तैयार करने में अशोक सुकीजा जी की अहम भूमिका रहती है। आज मैं खासतौर पर अशोक सुकीजा जी से और जो हमारे किसानों से रिलेटेड मार्केट कमेटी करनाल, जो किसानों से रिलेटेड समस्याएं हैं, किसानों के फायदे के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अहम कदम उठाए हैं, उसके लिए भी यहाँ के चेयरमैन जयपाल शर्मा जी पधारे हैं। उनसे भी मैं जरूर बात करूँगा क्योंकि ये दोनों हस्तियाँ जो हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए और हमारे शहर की डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताकर जाएंगे जिससे हमारे शहर को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और आने वाले चुनावों में भी हमें क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में भी हमें बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। मैं सबसे पहले श्री अशोक सुकीजा जी से बात करूंगा। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें क्या रूपरेखा रहने वाली है और जो रोहतक और हिसार की जो टिकटें हैं वो कब तक पार्टी डिसाइड करने वाली है और किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है, इस बारे में जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो मैं अब तक के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और विशेष तौर से आप टीम को जिन्होंने हमें आज इस जनता से रूबरू होने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि विकास जी आपने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे और लोकसभा के जो प्रत्याशी हमारे हैं वो क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी मूलभूत राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव घोषणा पत्र से ही देश की जनता के सामने अपनी नीति को बिल्कुल स्पष्ट रूप में रखा है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र को वैभव पे पहुंचाना यही हमारा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। विकास जो कि पर्यायवादी शब्द बन चुका है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के अंदर हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जिस ईमानदारी से सरकार मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में चलाई है और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, लोगों की मान्यता ही राजनीतिक, क्योंकि पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में एक मान्यता बन चुकी कि राजनीति भ्रष्टाचार का पर्याय है। उसके मायने बदलने में अगर किसी ने काम किया है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका क्रेडिट है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सुकीजा जी कि जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, 8 में से ये 10 में से 8 सीटों पर तो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं और 2 सीटों पर उतारे जाने हैं जिसमें
रोहतक की बड़ी अहम भूमिका बताई जा रही है और हिसार की, इनमें कब तक उम्मीदवार उतर सकते हैं, कब तक पार्टी घोषणा करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 की 10 सीटें महत्वपूर्ण हैं, उनका किसी के भी महत्व में कोई कमी नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा जीत करके हरियाणा की जनता ने ये मन बनाया हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और 10 की 10 सीटें जीतनी है। मंथन हर प्रकार के सभी राजनीतिक दलों में होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास आज प्रत्याशी एक से एक बढ़कर के कार्यकर्ता, एक से एक बढ़कर के प्रत्याशी हैं। उसमें से कौन बेहतर हो सकता है, कौन ज्यादा हो सकता है, और कई बार क्या है कि बराबर के साथी होते हैं, उसमें शायद विलंब हो सकता है। मेरा ये मानना है कि 2-3 दिन में उन 2 सीटों के भी प्रत्याशी आ जाएंगे। इसमें कोई अतिशक्ति नहीं, ना ही कोई बहुत विशेष महत्व रखने वाली बात है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम 10 की 10 सीटें जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। कहा जाता है, हमारा एक नारा भी है कि कहो दिल से मोदी फिर से। आज पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक ने, प्रत्येक मतदाता ने यह मन बनाया है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। उसमें हरियाणा के जनता ने यह मन बनाया है कि हम अपना 100% इसमें दें। विजय जी, एक बहुत बड़ी चर्चा की बात बनी हुई है इस समय करनाल लोकसभा सीट को लेकर, बड़ी आम चर्चा हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खास तौर पर एक कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, जैसे संजय भाटिया का नाम लिया जा रहा है। और ये बात काफी अच्छी बात रही है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हर बार पैराशूट से कैंडिडेट उतार दिया जाता था, लेकिन इस बार कार्यकर्ता को मौका मिला है, तो इसका संदेश कैसा रहेगा समाज में और लोकसभा करनाल क्षेत्र में, आपको क्या लगता है? आपके अगर ध्यान में हो तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने अपने पूरे देश के अंदर एक रथ चलाया था, जिसमें लोगों की भावनाओं की जानकारी, जो भी कोई व्यक्ति अपनी भावना, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहता है, जो भी वो भारतीय जनता पार्टी से चाहता है, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक प्रकार से एक रथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक भेजा था कि लोगों की राय ली जाए। और मेरा ये मानना है कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में जो जन भावना थी वो ये था कि हमें स्थानीय लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी मिले। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता को ये, और युवा वरिष्ठ भी हैं, युवा भी हैं, उन्हें 35 से 37 लगभग 37 वर्ष उन्हें पार्टी के कार्यों में लगे हुए, विद्यार्थी परिषद से लेकर के उनका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। और उसके साथ साथ वो केवल 52 वर्ष के हैं। 52 वर्ष जो युवाओं की एज आती है, ऐसे प्रतिनिधि को संसद में भेजने का काम करनाल की जनता करने वाली है। अशोक जी, एक और मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूँ, मुझे तो काफ़ी दिनों से मौके की तलाश थी और जो मुझे आज मौका मिला भी है। करनाल में जब भी कोई बड़ा लीडर आता है ओपोजिशन का, कोई भी आता है, वो सबसे पहले एक बात जरूर करता है, मीडिया से खास तौर पे बात करता है कि करनाल में आज तक किया क्या है, कि मुख्यमंत्री करनाल से हैं, करनाल विधानसभा से हैं, और उन्होंने क्या ऐसी कौन सी डेवलपमेंट की है कि वो उनको दिखाई नहीं देती। कि आप मुझे ये बताएं कि उनको ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है जो उनको दिखाई नहीं देती। मुझे आप मुझे एक बार जरूर क्लियर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें भी पता लगे कि करनाल में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जो उनको नहीं दिखाई देती, यहाँ के लोगों को दिखाई देती है, मुझे भी दिखाई देती है, आपको भी देती है और लोगों को भी देती है, उनको क्यों नहीं दिखाई देती? ऐसा क्या चक्कर है? विकास जी, जैसा आपने स्वयं कहा कि विपक्ष के जो नेता आते हैं वो आकर के एक ही बात कहते हैं कि यहाँ विशेष क्या डेवलपमेंट हुई है। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो मूल रचना थी। अगर आपको ध्यान होगा, जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ली, सबसे पहला नारा उन्होंने दिया, जो कि जब से मैंने राजनीति में, मैं सन 71 में राजनीति से काम कर रहा हूँ, कांग्रेस एक ही नारा देती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ। और गरीबी किसकी हटाई, किसकी मिटाई? वो कांग्रेस जनों की हटाई या मिटाई। परंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही एक ही नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो विपक्ष के नेता इसे प्रमाणित करते हैं कि करनाल में कोई विशेष नहीं है। जैसे कि पहले पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने, किसी ने सिरसा में अपना विकास कराया, किसी ने रोहतक का विकास कराया, किसी ने भिवानी का विकास कराया।
हरियाणा में एक के मूल मंत्र पर चलते हुए 90 की 90 विधानसभा में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे, किसी विपक्ष के नेता का एक भी स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट किसी की नहीं है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें तो पैसा नहीं मिलता, हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा सकते। बल्कि बहुत सारे विपक्ष के नेताओं की मैं स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूं जिन्होंने ये कहा है कि भाई काम में कोई कमी ना है। मैंने जो आपसे प्रश्न किया, मैं प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य पाइपलाइन में हैं जो होने वाले हैं और जो आगे रचना की जा रही है, जो आगे भी होंगे। मेरे को ये जानना है ताकि मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं हम उनको बता सकें कि हमारे शहर का रंग रूप कैसे बदला जाएगा। इस विषय में मैं जानना मैं एक अत्योक्ति है कि हाथी किसी को नहीं काटता परंतु मच्छर हर एक को काटता है। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा भर में जो आम जन के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था, सारी जब से हरियाणा बना हम बिजली की किल्लत से पूरा हरियाणा त्रस्त रहा है। जो भी मुख्यमंत्री आया उसने भूपिंदर हुड्डा 10 साल राज कर गया और जब वो उन्होंने वो थी कहा कि 2 साल के अंदर बिजली खत्म कर दूंगा, बिजली इतनी अधिक बना दूंगा कि दूसरे राज्यों को देनी पड़ेगी, परंतु 10 साल के शासनकाल में वो बिजली की एक तार भी बदलवा नहीं पाए, एक ट्रांसफार्मर बदलवा नहीं पाए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने आज प्रमाणित है कि गांव-गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, अनइंटरप्टेड लाइट अवेलेबल है, जिसके लिए बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, युवाओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं तो हमेशा यही होता था एग्जाम के डेज है, लाइट ब्लैकआउट है। पीने के पानी की मूलभूत सुविधा। आज अगर हम करनाल की बात करें, करनाल में जब भी बरसात आती थी कम से कम घुटने घुटने पानी अनेक एरियाज में देखने को मिलता। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जल भराव से मुक्त करनाल बना दिया है। पहले गलियों में सड़कों की हालत, मेन बाजार में सड़कों की हालत का बुरा हाल होता था। आज कोई ऐसी सड़क करनाल की नहीं है जो कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ना बनाई गई हो, चाहे वो बाईपास हो, जो वेस्टर्न बाईपास है जिसे कि आगे 3 चरणों में पैराफेरी बनाने का है। सबसे बड़ी आने वाले समय में हमारे करनाल की युवा पीढ़ी को 3 यूनिवर्सिटीज करनाल के अंदर दी हैं, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका लाभ आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को मिलने वाला है। हम सड़कों की अगर बात करें, हम विकास की बात करें, कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर हुड्डा के सेक्टर्स को बने हुए 35 से 40 वर्ष हो गए थे। 35 से 40 वर्ष में सीवर की सिलट निकालने का काम कभी नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री इतनी बारीकी से इस बात का गहन अध्ययन करके उन्होंने सबसे पहले, अगर सिलट निकला है तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सिलट निकलने का काम, और बड़े करनाल की जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि एक मेन रोड से 3-3, 4-4 ट्राली सिलट निकला था, जिसकी वजह से घरों में बीमारियां फैलती, क्योंकि उनके सीवर ब्लॉक रहते थे और बार बार कहने के बाद उनके बाथरूमों में थोड़ी सी बरसात आती, उनके बाथरूम में सीवर बैक मारा करते थे। ये सारी मूलभूत सुविधाएं देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा भी है कि पहला कार्यकाल हमारा जनता की मूलभूत सुविधाएं दूर करने का, आम जनता की कठिनाइयों को दूर करने का है। उसके बाद आकांक्षाओं को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का, वो हमें जनता ये अवसर देने वाली है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अगर उनको विकास नहीं दिखाई देता तो मुझे लगता है कि उन्हें अपना चश्मा बदल करके देखना चाहिए, शायद उनके चश्मे का नंबर एक्सपायर हो चुका है। विजय जी, एक और आरोप है, वो कहते हैं कि जो भी काम हो रहे हैं बड़ी धीमी गति से हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, जो किसी भी डेवलपमेंट के काम की अगर क्वालिटी काम होगा तो वो ढंग से कराया जाएगा। जो केवल भ्रष्टाचार से लिप्त होगा, वो केवल दिखावे के लिए काम होगा और उसमें भ्रष्टाचार न होगा, वो जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर, जो भी ठेकेदार होगा, वो कहेगा जल्दी से जल्दी करो और अपनी जेब में पैसे डालो। जो हमारे देश की जनता ने इससे पूर्व देखा है। आज आम जनता खुद अवेयर है, जनता के सामने काम होता है। अगर किसी जगह से किसी प्रकार की भी कोई शिकायत मिलती है, उसके खिलाफ, उस ठेकेदार के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
तुरंत कार्रवाई की जाती है और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण आपको पूरे हरियाणा भर में मिल सकते हैं। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में विजय इस समय रोजगार को लेकर बहुत बड़ी हवा चली हुई है कि आपकी सरकार का भी दावा ये रहा है कि हमने रोजगार निःशुल्क दिया है, उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये जिस तरह से हमारी रगों में रक्त, हमारी धमनियों में रक्त चल रहा है, जितना वो सत्य है ये उससे भी बड़ा सत्य है। वो गांव-गांव में देश के आम हर वर्ग के गरीब से गरीब बच्चों के परिवारों के बच्चों की नौकरियां मिली हैं। 63,000 नौकरियां अब तक एक रिकॉर्ड है कि 63,000 नौकरियां इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के इस कार्यकाल में दिया है। कोई भी किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी की सरकार का कोई भी कार्यकाल रहा हो, एक कार्यकाल नहीं, वो 3-3 कार्यकालों को मिलाकर भी उनकी तुलना की जाए तो इस सरकार के सामने वो टिक नहीं सकते। और उसमें एक भी भ्रष्टाचार का केस सामने नहीं आया, एक भी भेदभाव का केस सामने नहीं, ना कोई राजनीतिक सिफारिश थी, ना कोई पैसे की लेन देन थी। योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिससे हरियाणा के युवाओं का आत्मविश्वास जागृत हुआ है, जो निराशा के माहौल वातावरण था, आज अगर आप केवल करनाल शहर की मैं बात करूं, मैं ये मानता हूं कि इसी प्रकार पूरे हरियाणा में दृश्य होगा। जितने भी शहर के अंदर कोचिंग सेंटर हैं वो लबालब भरे हुए हैं। नौजवान वहां पहुंच रहा है कि उन्हें पता है कि हम कोचिंग नहीं, हम योग्यता के आधार पर हमें नौकरी मिलने वाली है, इसके लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। हमारे बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, करनाल मार्केट कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं, उनका कद भी बहुत बड़ा है। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इस समय जयपाल जी, मंडियों में किसानों का सोना आ रहा है, और इस सोने की खरीद को लेकर मंडियों में क्या व्यवस्था है और सरकार ने इसकी खरीद को लेकर किस तरह के इंतजाम किए हैं, इस बारे में आपसे जानकारी चाहता हूँ। मंडियों में किसान के सोने को, गेहूं को खरीदने की पूरी व्यवस्था है और सभी एजेंसियां, खरीद एजेंसियां जैसे DFSC है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, हैफेड है, जो मेन एजेंसी है करनाल के अंदर खरीदने वाली, वो सभी सक्रिय हैं। सभी दुकानदारों के पास जो बारदान है वो पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा जैसे आहिस्ता आहिस्ता कणक आनी शुरू हुई है, गेहूँ आनी शुरू हुई है, तो उसका पूरा इंतजाम पहले से ही हमारे यहाँ किया हुआ है और बहुत अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है, कोई किसी तरह की उनको परेशानी नहीं है और ना ही होगी। जयपाल जी, किसानों की गेहूं खरीदने को लेकर सरकार ने कुछ दाम बढ़ाए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? क्या रेट हुआ, क्या मूल्य तय किया गया? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस सरकार से पहले, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार से पहले, हरियाणा के अंदर जब किसानों की फसल का रेट बढ़ता था तो उसमें कभी 5 रुपए की बढ़ोतरी होती थी, कभी 10 रुपए की बढ़ोतरी होती थी, कभी 8 रुपए की बढ़ोतरी होती थी। आपने सभी ने देखा होगा, पिछले साल हमारा MSP जीरी के ऊपर 200 रुपये बढ़ाया है, धान के ऊपर, और बाजरे के ऊपर हमने 1100 से 1800 किए, और इसी तरह सभी फसलों का MSP काफ़ी बढ़ाया है और लोग इससे खुश हैं, किसान खुश हैं। और आपको पता है पिछले साल 1735 का गेहूं का खरीद का रेट था, इस बार जो कि 1840 रुपये किया गया है और लोग इससे बहुत, किसान इससे बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ जैसे पहले सरसों की फसल थी, उसको खरीदारी में बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब एक जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बना दिए, जैसे करनाल में सरसों का खरीद सेंटर गरोंडा में है और वहाँ 4200 रुपये का रेट सरसों का फीड खरीदती है और उसमें कोई कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सारा माल खरीदा जा रहा है, सारे गेहूँ खरीदे जा रहा है और किसानों को पेमेंट बिल्कुल टाइम पर मिल रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। एक सुनीता जी, मैं एक जानकारी और चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर एक पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं। एक तो पन्ना, मैंने रतन का नाम सुना है, पन्ना होता है एक रतन, बड़ा कीमती रतन होता है। भारतीय जनता पार्टी का जानकारी चाहता हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए, वो जैसा आपने कहा एक रतन है, एक पन्ना, पन्ना प्रमुख, उसकी परिभाषा वैसे अलग है, परंतु जो आपने परिभाषा बताई है उसमें भी कोई अतिशक्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में
सीधा सीधा लोकतांत्रिक सेटअप है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए एक रतन के समान है। जहां तक पन्ना प्रमुख के सम्मेलन की बात है, परसों 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पर 90 की 90 विधानसभाओं में ऐसा हुआ है। ये हमारा संगठनात्मक ढांचा है, कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी का कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए रतन है। उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी भूमिका, अपने पन्ना, एक बूथ में बूथ की जो लिस्ट होती है उसमें लगभग 30 पेज होते हैं। आगे पीछे मिलाकर के एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और उनको उन घरों में जाकर के उन मतदाताओं से संपर्क करने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, वो हमारा पन्ना प्रमुख कहलाता है। एक सुविधा जी भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम चलाई थी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, वो मुहिम कहाँ तक पहुंची है? प्रत्येक कार्यकर्ता गर्व से कहता है, वो अपनी मेहनत के आधार पे कहता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में हेल्दी दौड़ रहती है कि मैं आपसे ज्यादा वोट लेने की क्षमता रखता हूँ, वो कहता है मैं आपसे ज्यादा वोट लेने की क्षमता रखता हूँ। तो जितना एरिया उसको अपने वोटों को पार्टी के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का होता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं की आपसी होड़ रहती है जिसमें हर कार्यकर्ता कहता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। मैं सोची राजनीति से रिलेटेड बात, तो देखो आप आए हैं आज हमारे स्टूडियो में, तो देखो आप आए हैं तो मेरा नैतिक फर्ज भी बनता है आपसे बात करूं कि अपना इस बार जो मुकाबला रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, जो मुकाबला है लोकसभा चुनाव का, वो किसके साथ रहेगा? सबसे बड़ा मुकाबला जो रहने वाला है किसके साथ रहने वाला है? देखिए, करनाल ही नहीं, मेरा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के मतदाताओं ने मन बनाया है कि हमारा मुकाबले में कोई है ही नहीं। फिर भी अगर हम राजनीतिक विश्लेषण करें तो मैं ये समझता हूं कि कहीं कहीं अगर किसी लोकसभा में कहीं कोई नजर आएगा तो कांग्रेस से हमारा मुकाबला हो सकता है, और कोई राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का अब समय खत्म हो चुका है। सभी भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त नहीं है। हमने पूरा इतिहास हरियाणा का हम जानते हैं कि कितना अल्पकालिक व्यवस्थाएं होती हैं। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल ही लंबी लड़ाई में चलते हैं। तो उस दृष्टि से, मेरा राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं ये देखता हूँ, तो अगर हमारा कहीं अगर थोड़ा होता किसी एक आधी सीट में मुकाबला हो भी सकता है, तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ होगा। सुविधा जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं परसों और तरसों भी यहाँ रहने वाले हैं, 2 दिन तो उनका प्रवास है यहाँ पर, तो उनके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? कुछ विशेष कार्यक्रम रहने वाले हों तो जिसकी आप जानकारी देना चाहें तो? ये हमारे करनाल वासियों के बड़े सौभाग्य की बात है कि हर मास मुख्यमंत्री जी अपनी व्यस्तताओं के होने के बावजूद भी अपने विधायक का कर्तव्य निभाने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर मास कम से कम 2 बारी करनाल के प्रवास पर रहते हैं। जिस प्रकार करनाल की जनता की समस्याओं के बारे में, करनाल के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न एरियो में समाजी लोगों से मिलने के बारे में, कार्यकर्ताओं से उनके दुख दर्द जानने का काम करते हैं, मेरा ये मानना है। हाँ, इस बारी क्योंकि 90 की 90 विधानसभाओं में सभी विधायकों ने कार्यकर्ता सम्मेलन करवाए हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जो पन्ना प्रमुख का सम्मेलन है वो होने जा रहा है, उसमें भी वो रहेंगे। और सामाजिक जिस प्रकार से पहले उनके भ्रमण रहते हैं करनाल विधानसभा में, उस प्रकार से वो लोगों से मिलेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शहर में करनाल विधानसभा में कुछ बड़ी योजनाएं अभी कुछ समय बाद आने वाली हैं, और कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो अभी अटकी हुई हैं, किसी कारण से अटकी हुई हैं। वो कब तक क्लियर हो जाएंगी? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक घंटाघर चौक पर बहुत बड़ा मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, और उसके अलावा और भी काफ़ी डेवलपमेंट्स होनी है, उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। जो प्रशासनिक या संवैधानिक अड़चनें, उनको दूर करने का, अगर आपने देखा होगा जितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हो, सभी अड़चनों को दूर करके विकास के कार्य को करवाया जा रहा है। ये बात ठीक है, किसी परियोजना में थोड़ा कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है। अड़चनों को दूर करने में विभागीय कठिनाइयाँ रहती हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, हमारे देश में जो प्रशासनिक ढांचा है, वो अलग अलग विभागों के बहुत सारी अड़चनें पूर्व में रही हैं, और उनमें बहुत सारा सुधार भी हुआ है, बहुत सारा बदलाव भी हुआ है। और मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी एक सोच रही है कि उन्होंने आगे नई घोषणाएं बन करके वो सबसे पहले उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जो पहली घोषणाएं हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, अगली घोषणाएं बाद में करेंगे। तो सीधा सीधा फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का हरियाणा के अंदर अब तक चलाए जा रहे जितने भी विकास कार्य हैं उनको करने का काम है। मैं एक जानकारी आपके समक्ष और शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये जो पन्ना प्रमुख समिति से नाते से मेरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी माहौल है, इस नाते से मेरा अपने विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला कल और आज में। तो वहाँ के सरपंचों से निश्चित तौर पर मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ के सरपंचों ने ये बताया कि जब से वर्ष 1966 से जब से हरियाणा बना, 66 से लेकर 2014 तक हरियाणा के किसी भी गांव के जितनी भी कोई भी मुख्यमंत्री रहा, कोई भी विधायक रहा, कोई भी एमपी रहा, जितनी गिराट 1966 से 2014 तक मिली होगी, प्रत्येक गांव में माननीय मुख्यमंत्री ने 7-7 करोड़ रुपए से क्रॉस करके उसके गांव के विकास की दी है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर केवल आरोप लगाते थे और अपने आप को किसान हितैषी गांव के कहते थे और भाजपा को जनसंघ को शहरी पार्टी कहते थे, आज ये प्रमाणित करती है कि ग्राम के अंदर ग्राम के विकास का काम, शहर की स्वच्छता का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, ऐसे कितने अभियान कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर दी हैं। चाहे जनधन योजना हो, जनधन योजना के समय मुझे ध्यान में आता है जब प्रधानमंत्री तो आम जनता कहती थी ये बैंक अकाउंट खोलने से क्या होगा, परंतु उससे जितनी देश की अर्थव्यवस्था मजबूती है, ये कूटनीति और दूरदर्शिता देश के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए और प्रदेशों के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की पास नीतियां हैं, ये उन नीतियों का परिणाम है कि देश लगातार आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम एक इज्जत के लिए। मुझे वो भी समय ध्यान है जब विदेशों के अंदर हर भारतीय लज्जित होता है, क्योंकि वहां पे ये कहा जाता है इंडिया इज ए डर्टी कंट्री। किस भारतवर्ष भारतीय को ये चीज अच्छी लगती थी, आज भारत प्रत्येक भारतीय गर्व से कहता है मैं भारतीय हूँ। ये आप देख रहे थे कि आज हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अशोक सुखीजा जी और मार्केट कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा जी पधारे। उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और हमें बताया कि करनाल की डेवलपमेंट्स कैसे हो रही है, कैसे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति क्या रहेगी। आपने देखा, आप हमारे साथ बने रहे। मैं हूं विकास सुखीजा, आप देखते रहे अब तक टाइम्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आम चुनाव हैं, जिन लोगों के, जिन साथियों के वोट नहीं बने हैं, कृपया वो अपने वोट बनवा लें। 12 मई से पहले अपना वोट बनवा लें, क्योंकि केवल मात्र एक अधिकार है जो हमारे पास वोट का है, अपना वोट सबसे बड़ी चोट। आप अपना वोट बनवाएं, ये मेरा आपसे आग्रह है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चुनाव तहसीलदार से मिल सकता है, ऑनलाइन बनवा सकता है। ये हमारी आपसे अपील है। आप बने रहें हमारे साथ। इसी तरह से मैं आपको करनाल की जानी मानी हस्तियों से मिलवाता रहूँगा, उनकी बातचीत आपको सुनवाता रहूँगा और करनाल के बारे में, करनाल के ताज़ा हालात आपको सुनवाता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा, आप देखते रहें अब तक प्राइम न्यूज़।